नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। आज हम अपने खर्चा पानी के शो में एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करेंगे। हिंदी में बोले तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक। एमपीआई गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा और लाइफ स्टाइल के कुछ महत्वपूर्ण और बुनियादी मानकों के आधार पर परिभाषित करती है। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने 26 नवंबर को एमपीआई की एक रिपोर्ट जारी की है। इसी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर मनीष कुमार जी। नमस्कार मनीष जी, कैसे हैं आप? नमस्कार दर्पण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमारे दर्शक एमपीआई को आसान भाषा में समझना चाहे तो आप उन्हें इसे कैसे समझेंगे? देखिए, एमपीआई मतलब ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के पीछे की कहानी ये है कि अक्सर हम लोग गरीबी को लेकर के चर्चा सुनते रहे हैं कि गरीब कौन है, कैसे पहचाने कि गरीब कौन होगा। तो इन इन तमाम चीजों को लेकर के अर्थशास्त्रियों के बीच में विचार विमर्श लगातार चलता रहा। आपको याद होगा कि एक समय पे हम लोग गरीबी को नापने के लिए लोगों के इनकम को देखते थे कि आपकी आय क्या है और उसके आधार पे हम देखें। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने इस पे चर्चा किया और सोचा कि लोगों का जो कंजम्पशन है उसके आधार पे हम देखना चाहिए। वो क्या खाते पीते हैं, क्या सामान इस्तेमाल करते हैं, तो उपभोग की सारी वस्तुओं को के आधार पे हम उसको समझने की कोशिश करें। उसी क्रम में जो हम अगर आगे बढ़ते हैं तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, जिसमें लोगों का ये क्रिटिसिज्म हुआ करता था पहले कि पॉवर्टी का कोई एक आयाम नहीं होता, एक डायमेंशन नहीं, वो बहुआयामी है। उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। हो सकता है किसी के पास खाने का सामान तो हो लेकिन जिस जगह पे रहता है वो अच्छा ना हो। किसी के पास हो सकता है कि रहने के लिए अच्छा जगह है लेकिन जब वो बीमार पड़ता है तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधा ले नहीं पाता है वो। या फिर स्वास्थ्य अगर अच्छा मिल रहा है तो हो सकता है शिक्षा के आधार पे वो डिप्राइव्ड हो, वंचित रहा हो। तो ये तमाम तरीके की चीजें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती हैं लोगों के डिप्रीवेशन में, या साधारण तरीके से अगर कहें तो वो लोगों को वंचित बनाता है अच्छे अवसरों की तलाश में। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को मेजर करने का एक तरीका है। तो आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा चर्चित है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला है, वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें कि एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर को डाल करके हम पॉवर्टी को देखने की कोशिश करते हैं और उससे तय करते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई परिवार पुअर है या नहीं है, गरीब है या गरीबी रेखा के ऊपर है। तो ये एक मोटा मोटी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हुआ। जी, दूसरे सवाल में जाने से पहले जरा थोड़ा और इसको समझना चाहूंगा, मतलब क्लियर करना चाहूंगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आय के आधार पर गरीबी देखी जाती तो वो करना, कैलकुलेट करना आसान होता, लेकिन वो एक बिग पिक्चर नहीं दिखा पाता, इसलिए एमपीआई जो है नहीं, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकम एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉवर्टी के कैलकुलेशन के अंदर में। आपके पास आमदनी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपके पास खर्च करने की क्षमता नहीं है। अगर आप बीमार पड़ेंगे, आमदनी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छे स्वास्थ्य को नहीं पा सकते हैं। तो आमदनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आमदनी, जो लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, और मेरे हिसाब से वाजिब क्रिटिसिज्म है ये, कि अगर आपके पास आमदनी है और परिवार में कोई गलत आदत वाला इंसान है जो खाने पीने का एक अलग शौकीन रखता हो, तो वो अगर उसमें खर्च होने लगे पैसा, आमदनी हुआ और मान लीजिए अल्कोहल के कंजम्पशन में खर्च हो जाए, तो इस तरीके से परिवार के जो बाकी लोगों का रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से आप पूरा करेंगे। तो इसीलिए सिर्फ एक आयाम को देख करके हम पॉवर्टी को नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं। वही बात है दूसरी तरीके से कि लोगों के पास खाने का अगर नहीं है तो वो क्रिटिकल मिनिमम चीजें बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है और बहुत ही जरूरी पार्ट है। लेकिन उसके अलावे भी बहुत सारा और हो सकता है जिसकी वजह से उसको भी हम लोग पीछे छोड़ करके अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की तरफ, मेजरमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। जी, ईश्वर न करे अगर किसी के घर में कोई बीमार पड़ा है तो उतनी ही आय में उसकी बीमारियों पर खर्चा हो जाता है, जिससे कि परिवार के बाकी लोग डिप्राइव हो सकते हैं, बेशक की आय समान हो। दूसरे सवाल में चलते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के एमपीआई पर। इसमें मनीष जी क्या क्या डेटा पॉइंट्स हैं और ये क्या इंडिकेट करते हैं? देखिए, नीति आयोग ने जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया है, जिसके द्वारा मेजर किया है,
उसके अंदर में 3 महत्वपूर्ण आयाम है जिसको लेकर के पॉवर्टी को हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे पहला है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में भी सबसे पहला है न्यूट्रिशन, पोषक तत्व आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है घर के परिवार के सदस्यों को। उसके बाद दूसरा चीज है उसमें मोर्टालिटी रेट बच्चों का और किशोरों का मृत्यु दर, और उसके बाद ये है कि जो परिवार में जो महिला ने अभी बच्चों को जन्म दिया है पिछले 5 साल के अंदर में, उनकी देखभाल, स्वास्थ्य सुविधाएं वगैरह वो किस तरह से वो उनको मिल रहा है। तो ये 3 महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हैं हेल्थ वाले सेक्शन के अंदर में। दूसरा हिस्सा आता है शिक्षा का। शिक्षा के अंदर में हम स्कूलिंग, ईयर ऑफ स्कूलिंग उसमें मेजर कर रहे हैं कि अगर परिवार का कोई एक सदस्य भी शिक्षा से वंचित रहा है तो उसको डिप्राइव माना जाता है। ठीक है। उसके बाद स्कूल अटेंडेंस, स्कूल जो क्लास 8 तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, उनका अटेंडेंस किस तरीके का है, उसके बेसिस पे फिर हम देखते हैं कि वो डिप्राइव्ड है या नहीं है। तो ये हुआ एजुकेशन, शिक्षा का मसला। उसके बाद बहुत सारे इंडिकेटर्स शामिल किए गए हैं जीवन के स्तर के डायमेंशन में जी। उसमें खाना किस ईंधन पे आप बनाते हैं उसका चर्चा है। अगर आप खाना गाय के उपले पे बना रहे हैं, जो गोबर से बनता है उपले, उस पे बना रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चरल क्रॉप का जो रेसिड्यू बचता है, धान का पुआल वगैरह वगैरह, इस तरह का जो सामान होता है उसका अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर चारकोल या फिर कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो डिप्राइव्ड है इस इंडिकेटर के हिसाब से। उसके बाद आती है साफ सफाई का मसला, कि उनका साफ सफाई इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में। उसके बाद उनके पास में शुद्ध ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था है कि नहीं है। उसके बाद उनके परिवार घर के अंदर में बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, बिजली से कनेक्टेड है कि नहीं, और घर का स्ट्रक्चर पक्के का मकान है या कच्चा मकान है, उसके आधार पे हम देखते हैं परिवार में कौन कौन सी सुख सुविधा का सामान है। रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, अलमीरा है, साइकिल है, मोटर बाइक है, मोबाइल फोन है। तो इन तमाम चीजों को उसके अंदर में शामिल किया जा रहा है। उसके बाद आखिरी है बैंक अकाउंट का होना। अगर आपके पास में बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट नहीं है तो फिर उसको डिप्राइव माना जाएगा। अब इसमें हर चीज का इक्वल वेटेज नहीं है। मान लीजिए कि आपके स्वास्थ्य का इंडिकेटर जो है उसको 1/3, एजुकेशन को 1/3, और जो जीवन के स्तर के 7 इंडिकेटर्स हैं, ईंधन, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, परिवार की संपत्ति और बैंक अकाउंट, इन सभी के बीच में फिर 1/3 है, जो कि 1/21 बन जाता है। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर्स आपस में बने हुए हैं, और ये सारे मेजरमेंट करने के बाद, किसी का सर्वे करने के बाद, उन सभी को ये पॉइंट दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि किसी परिवार में आप गए और उसने सारे सवालों के जवाब में न बोला और एक सवाल के जवाब में ये कह रहा है कि उनका घर जो है वो कच्चे का मकान है, तो उनको 1/21 नंबर दिया जाएगा, 1/21, ये उनका स्कोर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम ये टोटल स्कोर को फिर कंबाइन करते हैं, अलग अलग मदों में जो उनको स्कोर बनता है उस स्कोर को कंबाइन करते हैं, और अगर किसी का स्कोर 0.33 मतलब 1/3 से ऊपर चला जाता है उनका डिप्रीवेशन, तब जाकर के हम मानते हैं कि वो पुअर है। उससे नीचे रहता है तो उनको फिर पुअर नहीं माना जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से। तो जैसे आपने बताया, जो मुझे समझ में आया वो दर्शकों के लिए और क्लियर कर दे कि एमपीआई को बेसिकली तीन भागों में डिवाइड किया गया है, 3 पॉइंट्स में, एक हेल्थ, एक एजुकेशन और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ तक बात सही है, सभी को 1/3 वेटेज दे दिया गया है। अब हेल्थ के अंदर 3 पॉइंट हैं तो हर एक को 1/6 वेटेज मिल जाता है। एजुकेशन के अंदर दर्पण जी, न्यूट्रिशन को 1/6 मिलता है, और बाकी को 1/12 और बाकी को 1/12 मिलता है। जी, बाकी को 1/12 मिल जाता है।
और इसी तरीके से एजुकेशन में बराबर मिलता है, एयर ऑफ स्कूलिंग को भी और स्कूल अटेंडेंस को भी 1/6। रही बात स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, तो उसमें कुल 7 डेटा पॉइंट्स है और हर एक को 1/21 यानी कि 21वां भाग का वेटेज मिलता है। तो इस तरीके से ये डिवाइडेशन है। अब इसमें ये भी जानेंगे आप, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल की ओर आते हैं कि ये तो हमने डेटा पॉइंट्स की बात की, इनसे गरीबी का निष्कर्ष क्या निकल के आता है, कहाँ पे हमको कैसी गरीबी दिखती है ये, और इसके लूप होल्स क्या है, इसमें क्या कमी बताई जा रही है, और क्या आपके अनुसार अगर समीक्षा आप करना चाहें तो इसके इस डेटा पॉइंट्स में या इन सब चीजों में नीति आयोग के एमपीआई में क्या कमी है? मनीष जी। दर्पण जी, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स जब आया और ये पता चला कि पिछले कई सालों की तुलना में हम लोग इस बार हमारी जो रैंकिंग है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो नीचे चली गई है। मतलब ये कि हमारे यहाँ पे भूखमरी ज्यादा फैली है। तो उस समय में नीति आयोग के द्वारा भी और बहुत सारे जो सरकार की तरफ से जो लोग बात रखते हैं उनके तरफ से ये चीज कहा गया कि इंडेक्स में बहुत सारा प्रॉब्लम है। आपको याद होगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और उस क्रिटिसिज्म जो उसका क्रिटिसिज्म है वो चीज हम लोग यहाँ पे भी चीज समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे अभी हम लोगों ने डिटेल में इस बात पे चर्चा किया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ इंडिकेटर्स ले रहे हैं और कुछ इंडिकेटर्स को कुछ स्कोर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के लिए जो उस समय में क्रिटिसिज्म हो सकता था वो किसी भी इंडेक्स के लिए क्रिटिसिज्म हो सकता है। मतलब ये कि किसी भी इंडिकेटर्स के अंदर में आपको चीजों को रखते हैं तो जाहिर सी कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप नहीं रख रहे होंगे, जो आपके दिमाग से उतर गया होगा, जो उस मेथड ने कैप्चर नहीं किया है। तो ये तमाम शिकायतें वहां पे होती हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एक चीज जो मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, जो इस विषय में आज के विषय से थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, वो ये कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अगर आपका रैंकिंग नीचे चला गया है तब जाकर के आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो गलत। जबकि अगर आपका क्रिटिसिज्म है तो इंडेक्स के बनाने के पूरे मेथड पे होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि रैंकिंग इंप्रूव नहीं किया तो बेहतर है और रैंकिंग नीचे चला गया तो बेहतर नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर। आपने यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स को रखे हैं और ये जो इंडिकेटर्स आपने रखे हैं उसके अपने अपने आधार हैं, जाहिर सी बात आपने रखे हैं, लेकिन जो आपने रखे हैं वो क्रिटिकल मिनिमम है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कोई परिवार जिसका हाउसिंग स्ट्रक्चर आपने कहा कि वो कच्चा मकान हो, मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया गया है उसके छत में, उसके दीवारों में, ठीक है। अगर कोई मिट्टी का बना हुआ मकान है तो उसको आप डिप्राइव बोल रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये भी, एक मेरे मित्र हैं सुविन डेनिस, वो उनके साथ बातचीत करते हुए वो अपना निजी अनुभव बता रहे थे दिल्ली में जब वो रह रहे थे। एक छोटा मकान है जिसका फ्लोर बहुत अच्छा है, जिसकी दीवारें सीमेंट की बनी हुई हैं, ईंट का बना हुआ है, कंक्रीट है छत, लेकिन साइज बहुत छोटा है। और ये समस्या बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ में है जो माइग्रेट होकर के अर्बन एरिया में आकर के काम करते हैं। उनको रहने का तो मिल जाता है जो आप फ्लोर ढूंढ रहे हैं, फ्लोर का क्वालिटी, छत का क्वालिटी, दीवार की क्वालिटी, लेकिन साइज इतना छोटा है और एक ही कमरे में कितने लोग रह रहे हैं, वो भी एक आयाम है जो आपके डिप्रीवेशन को दिखाता है, जो आपके वंचित होने के इंडिकेटर्स हो सकते हैं जी। तो आपने साइज को नहीं लिया। एक घर के अंदर में एक कमरा है या दो कमरा है या तीन कमरा है, ये आपके लिए मायने नहीं रख रहा है, बल्कि आपके लिए सिर्फ मटेरियल मायने रख रहा है। क्या ये मान के चला जाए कि जिनके पास ये मटेरियल का बना हुआ मकान है उनके पास रूम की भी संख्या उतनी है कि वो परिवार के सभी लोगों को रख सके। आप और हम लोग ये चीज बहुत अच्छे जानते हैं, जब हम लोग फील्ड पे जाते हैं, लोगों का गांव का में घरों का सर्वे जब करते हैं तो पता चलता है कि एक ही परिवार के लोग, इसमें 7-8 लोग हैं जो 2 कमरों में या फिर इसी तरीके जैसे तैसे वो मैनेज करते हैं। परिवार में किसी की शादी हो जाए तो किस तरह के परेशानी उनको झेलना पड़ता है, वो सब चीज हम लोगों के सामने में चर्चे में ये बातें आती हैं। तो बात ये है कि हम जब इस तरीके के चीजों से डिसाइड करने लगते हैं तो वो क्रिटिकल मिनिमम होता है, वो उसको आप पॉवर्टी के लिए अगर मान रहे हैं तो
जो पुअर नहीं है, जो आपके हिसाब से, क्या उनके पास ये सुविधा है? ये भी सवाल बन जाता है उसमें। फिर आप बहुत सारे एसेट का चर्चा इसमें कर रहे हैं आप, कि जैसे आप इसमें, हाँ, एक बहुत बढ़िया चीज है जैसे बैंक अकाउंट। आपने कहा कि बैंक अकाउंट अगर है तो उसको डिप्राइव नहीं माना जाएगा, उस इंडिकेटर, पर्टिकुलर उस इंडिकेटर के हिसाब से नहीं माना जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर किसी के पास बैंक अकाउंट और कई सालों से वो बैंक अकाउंट खाली है, तो उस बैंक अकाउंट का क्या मतलब हुआ? तो ये चीजें हम लोगों को इसमें एक एक करके बारीकी के साथ समझना चाहिए कि बैंक अकाउंट है लेकिन बैंक अकाउंट के अंदर में पैसे नहीं है, तो भी वो डिप्रिवेशन का इंडिकेटर हो सकता है। उसी प्रकार से आपके पास में घर है लेकिन घर के कमरे कम है, वो भी आपका इंडिकेटर हो सकता है। फिर उसी तरीके से पानी, ड्रिंकिंग वाटर का मामला है। ड्रिंकिंग वाटर आपके पास में आप एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पिछले कुछ सालों में, खासकर मैं बिहार के बारे में आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पानी का जो क्वालिटी है वो लगातार गिरा है। और पानी का क्वालिटी गिरने की वजह से जो फिल्टर है वो बहुत ही आम हो गया है लोगों के परिवार में, घर में। तो ड्रिंकिंग वाटर को भी सही तरीके से डिफाइन करने की जरूरत है। इसमें लोग पानी पी रहे हैं, वो ड्रिंकिंग वाटर उनके लिए है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर हेल्थ के हिसाब से सही है या नहीं है, वो भी एक मसला है कि आप किस तरीके के पानी को एक्सेस कर पा रहे हैं। और उसके बाद साफ सफाई का मसला है, जो कि मुझे इस पूरे मेथड के अंदर में एक ऐसा चीज जो लगा, वो सैनिटेशन का मसला, वो बिल्कुल वेग सा लगता है। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे साफ सफाई है या नहीं? साफ सफाई के मसले पे एक एम्बिग्युइटी ये बनी हुई है कि आखिर उसको हम लोग मेजर कैसे कर रहे हैं, किस आधार पे देख रहे हैं, सफाई को कैसे मेजर कर रहे हैं। तो एक एम्बिग्युइटी इस पूरे जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसमें एटलीस्ट ये वाला इंडिकेटर जो है उसमें हम लोग देख सकते हैं। जो कुकिंग ऑयल है, कुकिंग फ्यूल है, उसमें बहुत अच्छे ढंग से ये चीज लिखा गया है कि आप क्या क्या चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप उपले का इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप डिप्राइव माने जाएंगे। लेकिन कई बार ये चीज होता है कि आप एक्सेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये चीज मैंने अपने परिवार में भी देखा है कुछ सालों पहले तक एटलीस्ट। जैसे आप गैस सिलेंडर है आपके पास में, लेकिन गैस सिलेंडर का गैस खत्म हो गया, फिर उसके बाद आप कुछ दिनों तक उसको नहीं भरवा पा रहे हैं, तो आप इस्तेमाल क्या करते हैं? कुछ इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं जो वहां पे मेंशन किया हुआ है। तो सवाल क्या है? सवाल क्या ये है कि क्या आपके पास गैस सिलेंडर है या नहीं है, या सवाल ये है कि क्या आपने पिछले 1 महीने के अंदर में या 1 सप्ताह के अंदर में, जिसमें आप सर्वे करने के लिए गए हैं, उस समय में आपने क्या इस्तेमाल किया या नहीं किया। तो ये भी चीज मायने रखता है कि क्या कुछ लोग सिर्फ गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एलपीजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि बहुत सारे परिवार जो ग्राउंड रियलिटी है, जो गांव में सर्वे करने से पता चलता है, तो ये है कि लोग कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल करने लगते हैं कि चलिए अब थोड़ा सा बचत कर लेते हैं, इतने दिन तक एलपीजी पे बनाया लेकिन अब ये कर लेते हैं। वो भी कहीं ना कहीं एक डिप्रिवेशन का इंडिकेटर बन सकता है। तो यहाँ पे ये चीज भी क्लियर करने की जरूरत है कि सवाल वास्तव में है क्या। क्या हम सिर्फ एलपीजी कनेक्शन को मान रहे हैं, या फिर उसके साथ साथ में एलपीजी कितने दिन तक उन्होंने इस्तेमाल किया पिछले 1 महीने के अंदर में, या फिर एक पर्टिकुलर रेफरेंस पीरियड में इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रिसिटी का मसला अगर आप ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी के मसले के अंदर में भी ये क्रिटिसिज्म हो सकता है कि घर के अंदर में बल्ब लटका हुआ हो वो, और घर के अंदर में बिजली सच में आ रही हो, उस दोनों सिचुएशन में फर्क है। तो हम इन चीजों को भी कैसे देख पा रहे हैं कि इस्तेमाल कैसे हुआ और नहीं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस पूरे डिस्कशन को, जो एक सही डायरेक्शन में जाने वाला डिस्कशन है, उसके कुछ लिमिटेशन को भी इंडिकेट करता है, जिसपे आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है कि बहुत जरूरत है इसके साथ, इन सवालों के साथ एंगेज करने का, और इन सवालों के साथ में इनका जवाब ढूंढने का, और उसको कैसे इस पूरे मेथोडोलॉजी में इनकॉर्पोरेट किया जा सके, ताकि
हम जो एक डिप्रीवेशन का इंडिकेटर दें, उसको हम पुअर तो बोल रहे हैं, लेकिन जो उस पुअर के उस पॉवर्टी लाइन के ऊपर में है, अगर किसी का स्कोर 0.33 की जगह पे 0.30 बन जाता है, तो आप उसको बोल रहे हैं कि वो पुअर नहीं है। तो ये जो एक नैरो लाइन बन जाता है चीजों को निकालने का और अंदर रखने का, मुझे लग रहा है कि वो कई बार एक्सक्लूजन की वजह से बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। और जो एक दूसरा पार्ट था जो मैं यहीं पे जोड़ना चाहूंगा इस पूरे चीज के अंदर में, वो ये कि क्योंकि मैंने बहुत सारी लिमिटेशंस बताई, और आपको याद हो कि बिहार सरकार ने जैसे ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का आंकड़ा आया तो बिहार सरकार बहुत नाराज हो गई। बिल्कुल कि उन्होंने बिहार को बहुत ज्यादा पूरा बताया। ये वैसा ही था जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया तो भारत नाराज हो गया था, भारत नाराज हो गया, नाराज हो गई थी। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग का आया तो बिहार सरकार नाराज हो गई। आपने पहले भी कहा था और इस बात को मैं रिपीट भी करना चाहूंगा कि आप इस वजह से कभी नाराज नहीं होते कि इसमें क्या दिक्कतें हैं। हालांकि बाद में आप एक्सक्यूज दिक्कतों के रूप में बता देते हैं, लेकिन आप इस वजह से नाराज होते हैं क्योंकि आपके राज्य या आपके देश की उसमें जो स्थिति है वो नीचे है या नीचे हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा हास्यास्पद है, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी जोड़ना चाहूंगा कि आप कोई भी इंडिकेटर उठा करके देख लें, और उस इंडिकेटर के अंदर में मान लीजिए कि हम हेल्थ का इंडिकेटर लिए, और हेल्थ के इंडिकेटर के अंदर में सिर्फ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट लेते हैं, उसमें बिहार का क्या पोजीशन है। तो कहने का मतलब ये कि एक क्रिटिसिज्म इसके मेथोडोलॉजी के हिसाब से हो सकता है, लेकिन जो रैंकिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ने राज्य का दिया, डिफरेंट राज्यों का जो दिया, उसके अंदर में उस रैंकिंग में समस्या निकाल पाना मुश्किल है। जी, आप रैंकिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं दर्शकों को। एमपीआई की रिपोर्ट के मुताबिक केरल में गरीबी दर सबसे कम है। केरल में महज 0.71% गरीबी है। वहीं गरीबी के मामले में सबसे खराब स्थिति, जैसा कि मनीष जी ने कहा, बिहार की है, जहां पे 51.91% गरीबी है। बिहार के बाद झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि इस आपने जो राज्यों का नाम लिया, उन राज्यों का अगर इंडिकेटर्स जो डिफरेंट अलग अलग इंडिकेटर्स में भी लें, शिक्षा के आधार पे लें, स्वास्थ्य के आधार पे लें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आधार पे लें, हम इन तमाम आधार पे अगर जब जाते हैं तो मोर और लेस वही रैंकिंग बना हुआ रह जाता है उन राज्यों के बीच में। केरल आपको टॉप पे दिखता है और बॉटम में बिहार दिखता है। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि आपने पढ़ी होगी कि सबसे ज्यादा रूरल वेजेस में टॉप में कौन है, तो उसमें भी केरल टॉप में दिखा था, एजुकेशन के मामले में भी। तो एक तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं रिपोर्ट्स। मनरेगा में सबसे ज्यादा वेज कहाँ मिल रहा है, तो ये सारे सवाल, जितने भी सवाल आपको ले, तो मोर और लेस वही रैंकिंग मिलता है जो इस रैंकिंग में दिखाई दिया। लेकिन सवाल यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये इंडिकेटर बहुत ही क्रिटिकल मिनिमम को बताता है जी। इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता है। मतलब अगर आपके पास में अगर इन आधारभूत जो जीवन की सबसे जरूरी चीजें हैं अगर वो नहीं है, तो आपके पास में एक दिस इज अ क्राइसिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एज अ होल। मतलब मानव संसाधन का ही क्राइसिस बन जाता है वो, क्योंकि आप अगर इन चीजों को नहीं ले पा रहे हैं तो स्वास्थ्य के एक क्रिटिकल मिनिमम या एजुकेशन को या फिर जो जीवन के स्तर है उसको। लेकिन बात यह भी है कि इस क्रिटिकल मिनिमम के ऊपर में भी कुछ ऐसे चीज हैं, अगर आप उससे वंचित हैं तो भी आप डिप्राइव्ड हैं। जैसा मैंने आपको कुछ उदाहरण देकर के बताया। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर हम इस चीज पे सहमत हो जाते हैं हम लोग, तो जो नंबर दिया गया है गरीबी का, जैसे बिहार के केस में दिया गया 51%, तो जाहिर सी बात है कि एक्चुअल गरीबी और अगर सही मायने में ब्रॉड सेंस ऑफ डिप्रीवेशन अगर हम देखें, थोड़ा सा अपने विचार को और ज्यादा व्यापक करके देखें, तो बिहार के अंदर में जो गरीबी है वो 51% से कहीं ज्यादा होगी। अगर हम लोग क्रिटिकल मिनिमम से बढ़ करके आवश्यक वस्तु, जो आवश्यक सुविधाएं जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए जरूरत है, अगर हम उस इंडिकेटर की बात करें, तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, नीति आयोग क्रिटिकल मिनिमम की बात कर रहा है, ये न्यूनतम है, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता है।
लेकिन ये न्यूनतम अपने आप में काफी नहीं है एक अच्छे जीवन स्तर को जीने के लिए। अगर हम एक अच्छे स्तर को जीवन जीने के लिए जो जरूरत की चीजें हैं, अगर हम उसको शामिल कर देते हैं तो हमारा पॉवर्टी लाइन और ऊपर की तरफ जाता है, और बिलो पॉवर्टी लाइन में 51% से कहीं ज्यादा नंबर आएगा, और उस तमाम राज्यों के लिए। तो बात यह है कि रैंकिंग पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर में सवाल उठ जाता है, क्योंकि इसके मेथोडोलॉजी में जिस तरह के इंडिकेटर्स लिए गए हैं, जो वेट असाइन किए गए हैं, ठीक है, जैसे जैसे वेट असाइन किया गया है घर के लिए भी वही, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी वही। अगर मान लीजिए परिभाषा में परिवर्तन कर देते हैं और साफ ड्रिंकिंग वाटर लिख देते हैं, उसके लिए भी आपने वही दिया है वेट। तो ये अपने आप में बहुत, और बैंक अकाउंट अगर है या नहीं है उसके लिए भी 1/21, और आपके घर में अगर सुख सुविधा का सामान अगर नहीं है तो भी 1/21। एक मजे की बात यह भी है कि जो सुख सुविधाओं का सामान है, अगर आपके पास रेडियो हो, अगर आपके पास टेलीविजन हो, टेलीफोन हो, मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, तो आपको उस आधार पर मान लीजिए कि आपके पास एक संपत्ति है, और फिर आपको वो स्कोर नहीं मिलेगा, डिप्रीवेशन का स्कोर। तो कहने का मतलब ये कि एक प्रोफेसर साहब ने बहुत ही मजाक तरीके से ये भी कहा कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि नीति आयोग झाड़ू को भी उसके अंदर में रख दे और कहे कि झाड़ू भी एक संपत्ति, अगर झाड़ू है तो आपके पास में एक संपत्ति, एक एसेट हो गया, और उसका स्कोर डिप्रीवेशन स्कोर नहीं मिलेगा। तो जोक्स अपार्ट, बात यही है कि जिस तरीके से आपने डिफाइन किया है, अगर उस डेफिनेशन में हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, थोड़ा सा भी परिवर्तन करते हैं, तो जो नंबर आपने 51% का बिहार के लिए दिखाया, या ओवरऑल जो एक नंबर दिखाया, उसमें आपको जंप दिखाई देगा। और वो जो जंप है वो ये चीज बताता है कि लोग डिप्राइव्ड हैं, जो एक बेहतर जीवन जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए उनको, जो सेवाएं चाहिए, वो उस सेवाओं को ले नहीं सकते हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रैंकिंग में, जहां तक मैं समझा, शायद उतना परिवर्तन ना हो अगर हम सारी चीजों को करें, बल्कि काफी हद तक नहीं होगा, लेकिन परसेंटेज बढ़ जाएंगे, उसके अंदर का जो डेटा है वो बढ़ जाएगा। 51% शायद बिहार के लिए कम है, उससे कहीं ज्यादा गरीबी वहां होगी, और केरल भी 0.7% से ज्यादा गरीबी होगी। ये इसका सार कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, मैं ये चीज साथ में ये भी जोड़ देना चाहता हूँ कि रैंकिंग उतना महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में नहीं है, क्योंकि आप कोई भी इंडिकेटर उठाकर, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी इंडिकेटर उठा करके आप देखते हैं तो रैंकिंग मोर और लेस आपको वही दिखाई देता है। बिल्कुल। लेकिन जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का काम जो है वो व्यापक है, वो उसका सिर्फ काम रैंकिंग दिखाना नहीं है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट की तुलना में ये नहीं बताना है कि कौन बेहतर है कौन खराब है, बल्कि उसका काम ये है कि किसी भी पार्टिकुलर रीजन में, किसी क्षेत्र में गरीबी क्या है, गरीबी का मैग्नीट्यूड क्या है। अगर हम 51% बता देते हैं गरीबी को, तो गरीबी के उसी आयाम के हिसाब से हम सारे अपनी नीति को बनाएंगे। ये एक तरीके का डायग्नोसिस है कि गरीबी क्या है, कहाँ पे है, और इलाज बाद में उसका क्या इलाज पॉलिसी के आधार पे होगा, वो नीति बनाने के आधार पे होगा। तो वो पॉलिसी बनेगी ही बेहतर नहीं अगर डायग्नोसिस अच्छा नहीं हुआ, अगर डायग्नोसिस में कहीं कमी रह जाती है। जी। मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा नहीं है या बुरा है, इस वैल्यू जजमेंट में हम नहीं जाते हैं हम, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा नैरोली डिफाइन किया गया है, इसको थोड़ा सा और व्यापक तरीके से डिफाइन करके अगर हम देखें तो गरीबी का वो मैग्नीट्यूड जो आज हमें दिखाई दे रहा है नीति आयोग के हिसाब से, वो शायद बढ़ेगा, और वो बढ़े हुए आधार पे फिर हम लोग नीति बना सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरा एस्पेक्ट भी हम लोगों को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि समाज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है हमारा, व्यवस्था है, वर्ग का व्यवस्था है। नीति आयोग ने बताया है, संभवतः उनके पास में ये आंकड़े होंगे जो अभी तक मुझे नहीं मिला है, और हमें इंतजार करना चाहिए कि समाज के किन किन वर्गों के पास किस तरीके की सुविधाएं हैं। बिल्कुल। और ये इस तरह के आंकड़े पब्लिक डोमेन में हो, ताकि हम जैसे लोग भी, अगर हम उसके अंदर में कोई दूसरा मेथोडोलॉजी लगा करके मेजर करने की कोशिश करें तो कर सके। तो मैं कहूंगा कि कुछ चीजें हैं जो अभी भी जवाब नहीं मिला है इससे, हमें उन जवाबों को ढूंढने की जरूरत है। इसके बहुत सारे लूप होल्स हैं, उसको एड्रेस करने की जरूरत है, और
बहुत सारे ऐसी चीजें जिसका जस्टिफिकेशन भी आपको देने की जरूरत है कि आपने वेटेज कैसे डिसाइड किया, किसको क्या दिया और नहीं दिया। ये चीजें चर्चाओं में रही हैं हमेशा से, और आगे भी शायद इस पे चर्चा होती रहेंगी। रैंकिंग हम लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन असल मुद्दा जिसके लिए ये पूरा जी एक्सरसाइज बिल्कुल। किया गया था, उसको भी हम लोग सेंटर में रखना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। मेरे कुलीग है मनीष जी, जिनका नाम प्रशांत मुखर्जी है, वो डेटा क्रंचिंग के मामले में काफी विशेषज्ञता रखते हैं। तो उन्होंने बात की सुबीन डेनिस से, ट्राई कॉन्टिनेंटल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च में काम करने वाले अर्थशास्त्री हैं सुबीन डेनिस। वो भी बिल्कुल आपकी बातों पे ही सहमत होते हैं। कहते हैं जिन पैमानों के आधार पर यह एमपीआई बनाई गई है, उससे शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ज्यादातर लोग गरीबी रेखा में नहीं आएंगे, जो दिल्ली के आंकड़ों में भी दिखता है, जहां गरीबी महज 4.79% बताई गई है। जिन दो लोगों का नाम आपने लिया वो मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैंने हाँ। सुबिन जी के साथ में चर्चा भी किया था इस मुद्दे को लेकर के, और आपको शायद मैंने नाम भी लिया उनका, सुबिन डेनिस का, अच्छा। हाँ। एक बार। तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस पूरे बातों से कि बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं। आप मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ उससे थोड़ी दूर पे एक स्लम एरिया है। उस स्लम एरिया में आप जाएंगे तो कुछ घर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि कंक्रीट का बना हुआ है, ईट वीट जोड़ करके बना हुआ है, लेकिन बाकी सारी सुविधाएं हैं वो किस तरीके से वो हासिल कर पाते हैं, या फिर जो सुविधा उन्होंने खुद के लिए बना रखा है वो कितना काफी है। जैसे मकान को ही अगर मान लीजिए कंक्रीट का मकान है, लेकिन क्या वो वास्तव में बेहतर मकान माना जाएगा अगर उसमें 2 लोग या की जगह पे 7 लोग 8 लोग एक ही रूम में, छोटे से रूम में अगर लेट रहे हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जो मेरे ख्याल से इसका जवाब ढूंढना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। आपने जब ये बताया तो मुझे जे कॉलोनी की याद आ रही है, जिसका फुल फॉर्म ही झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है। जब वहां पे प्लॉट असाइन किए गए थे तो 25 गज के प्लॉट असाइन किए गए थे। अब जी, इसमें जी। आप सोचिए कितने, कैसे कोई व्यक्ति, कैसे कोई परिवार रहेगा या सरवाइव करेगा। मनीष जी, लास्ट में कुछ भी आप इसमें जोड़ना चाहे, कुछ भी कोई भी एडिशनल चीजें जोड़ना चाहे, भविष्य में कैसे देखते हैं वो, उसके बाद हम लोग इसको क्लोज नहीं, करेंगे। मैं इस पूरे मामले पे एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि कोई भी रिसर्च वर्क इन प्रोग्रेस होता है। जी। तो तो इसको भी जिन लोगों ने Back. ये पूरा एक्सरसाइज किया है उनके काम को रिस्पेक्ट करते हुए मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि ये यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है। बहुत सारे सवाल हैं जिसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, और जो क्रिटिसिज्म है उसको भी पॉजिटिवली लेने की जरूरत है, ताकि एक व्यापक तरीके से हम अपने समाज को समझ सकें। और अगर हम जितना बेहतर तरीके से उसको समझेंगे उतना ही बेहतर हम उसका समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इन बातों को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो एमपीआई का जो डेटा है वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए। एमपीआई के जो डेटा पॉइंट्स है वो स्टैटिक नहीं होने चाहिए, उसमें फीडबैक लूप होना चाहिए, और फीडबैक जैसे जैसे आते रहे वैसे ही डायनेमिक होते रहे, उसमें वो चीजें जुड़ती चली जाए। अर्थशास्त्रियों से बातों, कुछ चीजें यकीनन शुरू में छूट जाती है, जैसा कि मनीष जी ने भी कहा था, और धीरे धीरे उसमें चीजें जुड़ती रहती है। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे इस विषय पर बात करने के लिए। शुक्रिया। दर्शकों, अगर आपकी कोई राय, कमेंट हो तो कोई भी चीज आप बताना चाहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। शुक्रिया। थैंक यू दर्पण जी।